हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल सेट पेपर 1 का सोल्यूशन देखेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 में कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट। बच्चों यहाँ पे सिंपल सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिख दिया है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के जो होता है मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन और पर सेकेंड। ठीक है, जहाँ पे n क्या हो गया, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे मान लो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का मान 0 लिखोगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का मान 1 लिखोगे, सेकेंड ऑर्डर के लिए n का मान 2 लिखोगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग से पूछा है रेट कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे n का मान 1 रखे, तो 1 में से 1 गया 0। और हमें पता है किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 आता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो मोल पर लीटर पे पावर 0, इसका मतलब ये पूरा वैल्यू 1 हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा वो पर सेकेंड होगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो ये वाला फिगर दिमाग में रखना। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है स्टेट एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। बच्चों आपने पढ़ा होगा कोलाइडियल सॉल्यूशन में कि लिक्विड प्लस लिक्विड के मिक्सचर्स को हम लोग इमल्सन बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा जो लिक्विड होंगे डिस्पर्स फेज में भी लिक्विड होंगे और डिस्पर्सन मीडियम में भी जो लिक्विड ही होंगे। ठीक है ना, दोनों मिलके इमल्सन बनाएंगे। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हो मिल्क का या हेयर क्रीम वगैरह जो यूज़ करते हो, ये सब इमल्सन का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है राइट वन एग्जाम्पल ऑफ बायोडेंटेट लिगेंड। बच्चों बायोडेंटेट लिगेंड्स का मतलब क्या होता है कि इसके पास 2 डोनर पेयर होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक आपका लिगेंड्स हो गया, यहाँ पर देखो ऑक्सलेट आयन देख रहे हो ना, ऑक्सलेट आयन। यहाँ पे देखो CO माइनस और CO माइनस, ये दोनों जो है आपको ऑक्सीजन जो है यहाँ पे डोनर सेंटर के रूप में काम करेगा। उसी तरह आप यहाँ पे देखो इथिलीन डाइएमाइन। ठीक है, इथिलीन डाइएमाइन में देखो ये जो है नाइट्रोजन दोनों का ये जो है 2 तरफ से कोऑर्डिनेशन करेगा। जैसे मान लो मेटल का मेटल कोई होंगे सेंट्रल मेटल, तो इधर से भी कोऑर्डिनेशन करेगा और इधर से भी कोऑर्डिनेशन करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोडेंटेट लिगेंड्स। समझ में आ रहा है ना। लिगेंड्स के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करता है, लिगेंड्स ये जो है सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। ओके, चलिए इसके बाद जो है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे। 4 नंबर में देखो क्या पूछ रहा है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। यहाँ पे देखो ये CH3, अच्छा ये इसका मतलब ये भी CH3 है बच्चों। ठीक है ना, जैसे कि आप इसको सिंपल अगर आप लिखना चाहो तो देखो CH3 यहाँ पर लिखोगे, फिर देखो ये जो है आपका कार्बन है, ये कार्बन, इसके बाद इधर NH2 है और ये फिर CH3 है। ठीक, तो आप देखो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ चैन देखोगे तो 1 2 3 होगा। ठीक, तो ये 3 है तो ये प्रोपेन हो जाएगा। तो प्रोपेन 2 पे आपको क्या मिल रहा है, अमाइन ग्रुप, तो प्रोपेन 2 अमाइन कह सकते हैं। ठीक है ना, चूंकि नाइट्रोजन पे 1 कार्बन है, तो ये तो कार्बन का अलग चैन है ना, इस नाइट्रोजन पे 1 कार्बन, तो हम इसको प्राइमरी भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, कह रहा है राइट द नेम ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन DNA। DNA में कौन से शुगर प्रेजेंट रहते हैं उसका नाम लिखना है। बच्चों DNA में जो होते हैं D2 डीऑक्सीराइबोज होते हैं। ठीक है ना, मॉलिक्यूल ये DNA में प्रेजेंट होते हैं। यहीं पे आपसे अगर RNA में पूछेगा कि कौन से शुगर मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं तो याद रखना डी राइबोज। चलो मैंने दोनों को यहाँ पे एक जगह पे लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। मान लो DNA में पूछे या RNA में पूछे तो आप ध्यान में रखना DNA में कौन से शुगर मॉलिक्यूल मिलते हैं, D2 डीऑक्सीराइबोज और RNA में डी राइबोज। ओके, नेक्स्ट देखो राइट द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 66। ठीक है बच्चों, नाइलॉन 66 का मतलब क्या होता है कि ये 66 जो है ना, ये 2 मोनोमर्स से मिलकर बने हैं। ठीक है, 2 मोनोमर और प्रत्येक में चूंकि 6 कार्बन एटम होते हैं दोनों मोनोमर्स में। कौन कौन, जैसे हेक्सा मिथिलीन डाइएमाइन और एडिपिक एसिड, दोनों 6 कार्बन से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है नाइलॉन 66। यदि आपसे पूछे मोनोमर्स बताओ नाइलॉन 66 का, तो बताना हेक्सा मिथिलीन डाइएमाइन और एडिपिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है, व्हाट इज द टिंचर ऑफ आयोडीन। यहाँ पे हमसे टिंचर ऑफ आयोडीन के विषय में पूछ रहा है। तो बच्चों ये एक प्रकार का डाइल्यूट सोल्यूशन है। ठीक है, जिसमें हम
आयोडीन का एक डाइल्यूट सोल्यूशन है, कहने का मतलब 2 to 3% इसमें रहेगा, डाइल्यूशन रहेगा। इट इज ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन प्रिपेयर्ड इन एथेनॉल, ठीक है ना। ये जो टिंचर बनाया जा रहा है टिंचर ऑफ आयोडीन का, इसके अंदर एथेनॉल में मिलाया क्या जा रहा है आयोडीन, और बहुत कम ही परसेंटेज में आयोडीन, देख रहे हो ना, 2 to 3%। और ये एक पावरफुल एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, घाव वगैरह में हम लोग इसको यूज करते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन को, ठीक है ना। तो इसीलिए याद रखोगे ये, दिस इज ए पावरफुल एंटीसेप्टिक फॉर वुंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या सवाल हमसे पूछ रहा है। सेक्शन बी, सेक्शन ए में तो टोटल 7 क्वेश्चन थे, ठीक। आप देख लेना कि आपका इंस्ट्रक्शन में कितने सवाल का जवाब देना है, उसी अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। मैंने तो सेट के हर एक प्रश्न को बनाया है, बस आपका प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, कि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो, हर क्वेश्चन को समझो। मे भी इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखो बच्चों, कह रहा है रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑफ अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल एंड रिड्यूस टू हाफ। देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग से बोल रहा है कि जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर का विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो ये जो आर है, ये जो आपको प्रोडक्ट देगा, मैंने आर के जगह पे ए लिखा है, तो ए जो प्रोडक्ट दे रहा है बच्चों, तो यहाँ पे जो इसका रेट होगा, तो चूंकि सेकेंड ऑर्डर का है, तो सेकेंड ऑर्डर का रेट जो होगा, इसके कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा, उसके पावर 2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो यहाँ पे के दोगे, यही के रेट कांस्टेंट कहलाएगा। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन दिया है, एक बार बोल रहा है कि कंसंट्रेशन डबल हो जाए, दूसरा बार दे रहा है कि कंसंट्रेशन हाफ हो जाए। तो बच्चों जब कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा, इसका मतलब ए जो हो गया 2a के बराबर, क्योंकि मैंने कंसंट्रेशन जो ए को माना है, ए का कंसंट्रेशन वो स्मॉल ए मान लिया है, तो डबल हो गया तो 2a, तो रेट हो जाएगा k इंटू 2a का स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे k स्क्वायर की जगह r रखोगे तो 4r होगा, तो नया रेट जो हो जाएगा, देखो पुराने रेट का कितना हो गया, 4 गुना बढ़ गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जाएगा जब आप कंसंट्रेशन को क्या करोगे, डबल करोगे। इसी तरह जब कंसंट्रेशन को हाफ करोगे तो ये कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, a/2। तो a/2, अब इस यहाँ पर आप a की जगह पर कंसंट्रेशन ऑफ a की जगह पे a/2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा k²/4। तो k² की जगह हम लोग r रखेंगे, तो यहाँ पे देखो r/4। इसका मतलब क्या हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हो गया अब की बार घट गया, कितना, 1/4 टाइम्स हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। इसका मतलब जब हमने कंसंट्रेशन को आधा किया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो गया 1/4 टाइम्स हो गया। बात समझ रहे हो ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कह रहा है राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजियोसॉर्प्शन और कीमियोसॉर्प्शन। बच्चों आपने पढ़ा होगा सरफेस केमिस्ट्री में, ठीक है, फिजियोसॉर्प्शन और कीमियोसॉर्प्शन। ये जो सरफेस केमिस्ट्री में आपने एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन थ्योरी पढ़ा होगा, वहां पे आपने देखा होगा कि फिजियोसॉर्प्शन में जो होता है ये अकर्स होता है ड्यू टू वेन डर वाल फोर्सेस की वजह से, और कीमियोसॉर्प्शन जो होता है बच्चों वो केमिकल्स बॉन्ड का वहां पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखा जाए तो एक परमानेंट भी हमें एडजॉर्प्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पे एडजॉर्प्शन परमानेंट देखने को नहीं मिलता है। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसमें हो सकता है बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं एडजॉर्प्शन को ब्रेक भी करते हैं, कहने का एडजॉर्प्शन होने नहीं देते हैं। तो याद रखना फिजियोसॉर्प्शन में इट अकर्स ड्यू टू द वेन डर वाल फोर्सेस, जबकि केमियोसॉर्प्शन में याद रखना इट इज फॉर्म बाय द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। दूसरा इंपॉर्टेंट आप डिफरेंसेस बता सकते हो कि एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है फिजियोसॉर्प्शन में काफी लो होगा, करीब 20 to 40 किलो जूल पर मोल होगा, जबकि अगर केमियोसॉर्प्शन में बात करो तो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन काफी हाई होता है, करीब 80 to 240 किलो जूल पर मोल होता है। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है कि फिजियोसॉर्प्शन के लिए किसी एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जबकि केमियोसॉर्प्शन में हाई एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है कभी कभी, ठीक है ना। समटाइम से मैंने लिखा है ये हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज समटाइम रिक्वायर्ड। तो ये 3 डिफरेंस जो है आप लिख सकते हो फिजियोसॉर्प्शन और केमियोसॉर्प्शन में, मेन 3 डिफरेंस। ऐसे इसके और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 डिफरेंसेस को कहा था मेंशन करने, इसलिए मैंने 3 डिफरेंसेस मेंशन किया है, ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या कह रहा है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड।
बच्चों एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको हम लोग बच्चों ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है ना, और ये जो लिगेंड्स होते हैं और ये जो है आपके काउंटर आयंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? काउंटर आयन, बाहर में जो दिख रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका मेटल, ये हो गया लिगेंड्स, ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड्स हो गए जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर को भी दिखाता है, कितने लिगेंड्स से ये सेंट्रल मेटल एटम घिरे हुए हैं। 6 से घिरे हुए हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। यहाँ पे काउंटर आयन दिया हुआ है, देखो ये क्लोरीन जो है काउंटर आयन होगा। तो इसका अगर आपको IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, +3 आया है। अब आप इसका IUPAC कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जैसे मान लो कोई आपके पास आयंस यहाँ पे होंगे, एनायंस होंगे, तो उसको हम लोग को लास्ट में लिखना है। लेकिन यहीं पे अगर कोई केटायन रहते तो केटायन का नाम हम लोग पहले लिखते, ये रूल्स आपने पढ़ रखा होगा। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, लिगेंड्स का कॉन्सेप्ट दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखो CH3 जो है एमाइन है, तो 6 एमाइन है, इसीलिए पहले हमने लिख दिया हेक्सा एमाइन। क्या लिख दिया? हेक्सा एमाइन। और ये हो गया कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इसके साथ लिख देना है, ऑक्सीडेशन नंबर आपने जो निकाला। तो हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3rd, और ये चूंकि क्लोराइड आयंस फॉर्म करेगा, ठीक है ना, काउंटर आयन के रूप में, तो हम लोग लिखेंगे हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। सेकेंड देखो CrCl2H2 का होल 4 पे पावर, देखो यहाँ पे चार्ज प्लस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जब आप IUPAC लिखोगे, यहाँ पे भी देखो ये आपका मेटल हो गया, ये क्लोरीन और H2O, 2 यहाँ पे लिगेंड्स हो गए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अल्फाबेटिकली आपको लिगेंड्स को लिखना है। यहाँ पे देखो ना केटायन है ना एनायन है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें एक्वा, H2O को हम लोग एक्वा बोलते हैं, ठीक है ना, और क्लोरीन को क्लोरो बोलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे टेट्रा एक्वा हो जाएगा। देखो 4 है H2O, तो टेट्रा एक्वा। देखो डाइक्लोरो, फिर डाइक्लोरो आ जाएगा, अल्फाबेटिकल यूज करेंगे। और ये Cr4 क्रोमियम, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा 3 होगा। कितना हो जाएगा? 3, ठीक है ना। कैसे? देखो ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्रोमियम का X, ठीक है ना, क्लोरीन का 2 × -1 हो जाएगा, H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0 हो जाएगा। और इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर का मीन सभी का सम जो होगा इस पे जो चार्ज है उसके बराबर होगा। तो x - 2 बराबर +1, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? +3। तो ये +3 जो हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सेकेंड देखो K4FeCN का होल 6 है, इसका अगर आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पूछे, यहाँ पे भी ये काउंटर आयन होगा। देखो अब की बार ये पोटासियम पहले से है, इसको सबसे पहले इसको नेमिंग में रखना है। इसके बाद आपको ये जो है लिगेंड्स का कॉन्सेप्ट देना है, उसके बाद ये सेंट्रल मेटल का, उसके बाद वैलेंसी, और लास्ट में जो है अगर एनायंस रहते हैं, तो एनायन तो है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग पोटासियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पोटासियम, ठीक है ना। इसके बाद देखो ये हेक्सा साइनो, इसको CN4 साइनो हो जाएगा, और आयरन को फेरेट बोलते हैं, और इसके ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकाला है +2। तो आंसर हो जाएगा इसका IUPAC नाम पोटासियम हेक्सा साइनो फेरेट। ओके, तो इस तरीके से आंसर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे C6H5CHO जो है किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है? H2N CONH NH2। तो बच्चों ये बेंजल्डिहाइड का हम लोग को रिएक्शन कराना है, ठीक है ना, सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन कराना है। किसके साथ कराना है बच्चों? बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड के साथ। दूसरा जो है एनिलीन का रिएक्शन हमें कराना है ब्रोमीन के साथ, ठीक है। और तीसरा आप देख रहे हो यहाँ पे एसिड का ग्रुप है, तो इसको हम लोग पैथेलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन कराना है SOCl2 के प्रेजेंस में हीट करना है, ठीक है। देखो बारी बारी से रिएक्शन समझना, बहुत ही आसान रिएक्शन, इंपोर्टेंट भी है बच्चों। ये बेंजल्डिहाइड को जब आप सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर बनेगा, देखो यहाँ से सेमी कार्बाजाइड को मैं इस तरीके से लिख दिया हूँ H2NN CONH2। यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये वाटर को लेके अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन मिलेगा, ठीक है ना। बेंजल्डिहाइड देखो यहाँ से ये हटा और ये आके यहाँ पे जुड़ गया, तो ये जो जुड़ा तो ये बनाया बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन।
यहाँ पे बेसिकली मैंने किया क्या है, इन शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। हमने यहाँ पे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन किया है। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब वाटर का हमने रिमूवल करा दिया है कार्बोनाइल ग्रुप से, ठीक है ना। कार्बोनाइल ग्रुप से हमने क्या किया, वाटर का रिमूवल कराया, ठीक है ना, और एमाइन दोनों से लेके किए ना। कार्बोनाइल ग्रुप तुम्हारा ये हो गया और एमाइन ग्रुप यहाँ पे ये दोनों से हम लोगों ने क्या किया, वाटर का रिमूवल करा दिया। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस रिएक्शन में हमने एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन दिया है, ठीक है। सेकेंड देखो, एनिलीन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराना है, ठीक है ना। तो बच्चों एनिलीन जब ब्रोमीन एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाएगा। ओके, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन याद रखना। और तीसरा जो है ये जो आपका एसिड वाला है, पैथोलिक एसिड जो है SOCl2 के प्रेजेंस में अगर हम इसको हीट करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा बच्चों, तो आप यहाँ पे देखना ये आपका पैथोलॉयल क्लोराइड बनाएगा। एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे क्लोरीनेशन किया है, ठीक है ना। क्लोरीनेशन में क्या हो रहा है कि ये जो कन्वर्जन है OH का वो क्लोरीन में देखो चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो दे सकते हैं आंसर, याद रखना होगा रिएक्शन को आपको। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ आर कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड, इलिस्ट्रेट विद एग्जाम्पल। बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स किसको कहोगे, सबसे पहले तो इसे आपको डिफाइन करना होगा। तो कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं। ये जो है हम लोग 3 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। बच्चों मोनोसेक्राइड किसको बोलोगे, तो कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, ठीक है ना। कह रहा है वह कार्बोहाइड्रेट जिसको आप वापस फिर से सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ऐसे जो है कार्बोहाइड्रेट को हम लोग मोनोसेक्राइड बोलते हैं। इनका जनरल फार्मूला CH2O होल टू द पावर n होता है, जहाँ पे n का मान 3 to 7 आप लिख सकते हो। इसमें आपको 2 ग्रुप मिलेगा बेसिकली, एल्डोज मिलेंगे और केटोज मिलेंगे। कहने का मतलब CHO ग्रुप और कीटोन ग्रुप मौजूद होंगे। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो मोनोसेक्राइड का, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रेबोज, ये सब जो है मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल है। दूसरा देखो डाइसेक्राइड्स में, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड। अगर आप इसको डाइसेक्राइड को अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे तो 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड मिलेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में सुक्रोज, मेल्टोज, ठीक है ना, रेफिनोज वगैरह आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है पॉलीसेक्राइड, ये एक वैसे कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड जो है मिलेंगे, जैसे कि स्टार्च हो गए, सेलुलोज हो गए, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आप कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में, देखो बच्चों क्या कह रहा है, व्हाट इज नेचुरल रबर, ठीक है बच्चों, व्हाट इज नेचुरल रबर एंड राइट डाउन द नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला इट्स मोनोमर। बच्चों नेचुरल रबर क्या है, तो सिंपल सा डिफाइन करोगे कि इट इज कंसीडर्ड अ लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है ना। कहने का मतलब ये एक लीनियर पॉलीमर है किस चीज का, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन किसको बोलोगे, 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन को बोलते हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 पे देखो मिथाइल है ना, और यहाँ से डबल बॉन्ड इस तरफ से काउंट कर दे, इधर ग्रुप भी मिलेगा तो इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ पे देखो 2 और 3 पे देखो 2 ठो इन है, तो कितने कार्बन टोटल हो गए, देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 2 पे मिथाइल हो गए, 1 3 और 1 3 ब्यूट डाई इन, या आप ऐसा लिख सकते हो 2 मिथाइल ब्यूट 1 3 डाई इन। कैसे लिख सकते हो, 2 मिथाइल ब्यूट 1 3 डाई इन या 1 3 ब्यूट डाई इन। तो नेचुरल रबर जो है ये एक लीनियर पॉलीमर है इसी आइसोप्रीन का, इसको हम लोग cis-1,4 पॉली आइसोप्रीन भी कहते हैं। द सिस पॉली आइसोप्रीन मॉलिक्यूल जो होते हैं ये वेरियस चेन्स के द्वारा बंधे होते हैं, लेकिन इनमें वीक वेंडरवाल फोर्सेस होते हैं। बात समझ रहे हो ना। तो मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर क्या हो गया बच्चों, आइसोप्रीन। क्या हो जाएगा, पूछा है ना कि नेम, राइट डाउन द नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ मोनोमर। तो मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर आइसोप्रीन, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है ये होगा। ओके, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द शॉर्ट नोट ऑन एंटीबायोटिक्स एंड एंटासिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एंटीबायोटिक के विषय में हमसे पूछा जा रहा है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। देखते हैं, हम लोग बीमार पड़ते हैं, कभी कभी वायरल प्रॉब्लम से बीमार पड़ते हैं, जाके एंटीबायोटिक खा लेते हैं। जो एंटीबायोटिक जो होता है बैक्टीरियल कॉज के लिए सही है, ठीक है ना। कब सोचोगे कि वायरस से हम बच जाए एंटीबायोटिक खा के,
वो गलत हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक कहोगे किसको, तो एंटीबायोटिक को हम लोग एंटीबैक्टीरियल भी कह सकते हैं, ठीक है ना, जो क्या करता है बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्लो करता है, ठीक है ना। वायरस एक अलग चीज है और बैक्टीरिया एक अलग चीज है। तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं, क्लियर है ना। दे इंक्लूड ए रेंज ऑफ पावरफुल ड्रग्स एंड यूज टू ट्रीट डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक कैन नॉट ट्रीट वायरल इन्फेक्शन, मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि एंटीबायोटिक जो है वायरल इन्फेक्शन जैसे कि आपका कोल्ड, फ्लू, मोस्ट कफ वगैरह होते हैं, ये सब से हमें बचाव नहीं करता है, ठीक है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल प्रॉब्लम से बचाव करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम कर देता है, याद रखेंगे। एंटासिड पता है ना, जैसे कि हम लोग को एसिडिटी हो जाता है तो हम लोग इसको एसिडिटी को तुरंत में न्यूट्रल बनाने के लिए कुछ बेसिक सॉल्यूशन का यूज करते हैं, तो बस वही एंटासिड है कि एंटासिड आर द क्लास ऑफ मेडिसिन दैट न्यूट्रलाइज एसिड इन स्टमक। दे कंटेन इंग्रेडिएंट्स सच एज एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट विच एक्ट एज ए बेस। यही जो है ये सब को हम लोग यूज करते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी आपको याद होगा, क्लास 10 में पढ़े होंगे। ये सब जो क्या होते हैं कि जो हमारे स्टमक में एसिड ज्यादा बने हैं उसके पीएच को क्या करेगा, बढ़ाएगा। पीएच को बढ़ाएगा इसका मतलब क्या, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को लाएगा। तो एसिड को क्या किया, न्यूट्रल बनाने की कोशिश किया। बात समझ रहे हैं, यही एंटासिड का काम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो, सो दैट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion of a reaction is twice the time required to complete 90% of the reaction। बच्चों यहाँ पे आपको बोल रहा है कि so that first order kinetics में कि जो 99% जो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उसमें जो समय लगेगा और 90% जो रिएक्शन कंप्लीट होगा उसमें जो समय लगेगा, तो ये दोनों में रिलेशन कितना हो रहा है, ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 90% रिएक्शन। तो सिंपल इस तरह का सवाल बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स दिए हैं, जैसे यहाँ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दिए हैं तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का टी निकालने का, टाइम निकालने का कॉन्सेप्ट लिख दिया 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है ना। ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, ये लेफ्ट रिमेनिंग कंसंट्रेशन हम लोग इसको बोलते हैं। तो 90% कंप्लीशन जब हो जाएगा तो रिमेनिंग जो होगा 90% हो गया तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना बचेगा, तो ए में से 0.99 ए घटा देंगे। देखो ना, x बराबर 99% ऑफ ए, ठीक है ना। देखो 99% कंप्लीशन का मतलब क्या हो गया, ये जो x है x वो 99% ऑफ ए, इसको आप घटाना पड़ेगा आप यहाँ पे। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो देखो यहाँ पर 2.303 बाई के लॉग ए बट्टा ए माइनस 0.99 ए घटा के देखो लॉग 100 आ गया। लॉग 100 को आप लिख सकते हो लॉग 10 पे पावर 2 और 10 पे पावर 2 को 2 लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू भी आप यहाँ पे 1 पुट कर सकते थे, मैंने नहीं किया पुट, ठीक है ना। इसी तरह 90% कंप्लीशन के लिए ये 90% रिएक्शन है, इसके कंप्लीशन के लिए x बराबर 0.90 ए होगा, फिर t 90% से एक इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिलेगा 2.303 बाई के लॉग 10। अब आप इसको सेकेंड मान लो, फर्स्ट सेकेंड को डिवाइड कर देना। डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको एक इस तरह का कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, टी 99% जो रिएक्शन कंप्लीट हुआ है जितने समय में और 90% जो रिएक्शन जितने समय में कंप्लीट हुआ है, दोनों का रेशियो हम लोग को 2 मिल रहा है। इसका मतलब 99% का जो कंप्लीशन का जो समय है वो 90% के कंप्लीशन का 2 गुना है। यही तो बच्चों हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा बदल के भी अगर आप दे तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में देखो बच्चों क्या कह रहा है कि डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट विद रेफरेंस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बच्चों ये आपका पी ब्लॉक में जो है 17 ग्रुप में जो एलिमेंट है उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के विषय में आप क्या बोलोगे, चूंकि जो आपका 17 ग्रुप में हैलोजन ग्रुप होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो देखते हो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा उसकी हाईएस्ट टेंडेंसी होती है। तो सबसे पहले तो यही लाइन लिखेंगे, बिकॉज ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन जो होता है काफी फ्लोरीन सोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ओनली। याद रखना फ्लोरीन जो है सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जबकि अदर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 +1 +3 +5 +7 तक जा सकते हैं। बिकॉज ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट एक्साइटेशन पॉसिबल टू इम्पेटेड डी ऑर्बिटल। और चूंकि इसके पास बहुत सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसके इलेक्ट्रॉन को जब आप एक्साइट करोगे तो वो अगला डी ऑर्बिटल्स में जा सकते हैं,
ठीक है ना, इसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के विषय में, तो बच्चों द हायर देन दिस इज द हायर देन द करस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ ग्रुप 16। बोल रहा है कि इसमें जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान होगा वो 16 ग्रुप से ज्यादा होगा। बच्चों आपको पता है लेफ्ट टू राइट जब जाते हो ना, तो एटम के पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से क्या होता है कि न्यूक्लियस की ताकत बढ़ जाती है। ताकत बढ़ जाती है तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना चाहोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए कह रहा है कि 17 ग्रुप में जो एनर्जी का ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है ना, 16 ग्रुप के कंपैरिजन में। कारण क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ जाना, ठीक है ना। सो दीज एलिमेंट हैव लिटिल टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप। और वही अगर आप डाउन द ग्रुप आओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जैसे कि देखो यही वजह है कि आयोडीन जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करके I+ भी बन जाता है। जनरली आप देखते हो कि हेलोजन में माइनस चार्ज आता है, लेकिन आयोडीन में देखो ऊपर से चूंकि नीचे हम आ गए तो आयोडीन नीचे डाउन द ग्रुप में आ रहा है, तो देखो ये I+ भी बना लिया है। ठीक, तो याद रखना लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन टॉप टू बॉटम आओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा। ओके, इसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बच्चों हेलोजन के पास जो होते हैं मैक्सिमम निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होते हैं, ठीक है, इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड में। ड्यू टू दिस एटम ऑफ दिस एलिमेंट हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो इस बगल में देखो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब इनर्ट गैस अवेलेबल है, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप बिकम्स लेस निगेटिव डाउन द ग्रुप, याद रखोगे। हाउएवर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट क्लोरीन। ये एक लाइन आपको ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है फ्लोरीन का वो कम होता है किसके कंपैरिजन में, ठीक है। नेगेटिव के विषय में बात करें, पॉजिटिव नॉट, ठीक ना। यहाँ पे पॉइंट को ध्यान देना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन जो होगा वो लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन होगा। इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या कह रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे देखो XeF2 है, ठीक है। आपका यहाँ पे देखो जेनोन का कंपाउंड है। आपको पता है कि इनर्ट गैस में जेनोन जो होते हैं थोड़ा रिएक्टिव होते हैं, बहुत सारे इसके कंपाउंड आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, वो सिंपल सा लिनियर है। हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 मिलेगा। HClO4 देखो पर क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो क्लोरीन जो है 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, और एक के साथ सिंगल ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्लियर है ना। देखो यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, यहाँ पे 1-1 इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, ठीक है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का इसमें आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो देखो 7 हो गया ना, बैलेंस ही पूरा है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो BrF3 का, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड का। देखोगे तो इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों जो है फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, ठीक है। इस तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन भी देखोगे तो sp3 मिलेगा, बॉन्डिंग 86 डिग्री के आसपास मिलता है। H2SO4 में देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बनता है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर क्या करता है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड का एक टाइप है जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा। कोऑर्डिनेशन जो है कोवैलेंट बॉन्ड का ही टाइप कहलाता है। तो यहाँ पे सल्फर देखो चूंकि ऑक्सीजन को ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो इसका आप या तो ये स्ट्रक्चर लिखो या ये, चूंकि ये डोनेट करने का तो शेयरिंग हो गया ना 2-2 इलेक्ट्रॉन का, तो डबल बॉन्ड के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद XeF2 को देखो जेनोन ऑक्सीडाइफ्लोराइड का, ये आपका बनेगा शेप, ठीक है ना। स्ट्रक्चर जेनोन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होगा, फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्डेड होगा। T शेप रहता है इसका जेनोन ऑक्सीडाइफ्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, राइट द शॉर्ट नोट बोल रहा है लिखने के लिए, रोजिनमंड रिडक्शन रिएक्शन, फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन एंड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मुझे देखो मैंने यहाँ पे डिटेल से लिखा है सारा रिएक्शंस, आपको याद करना पड़ेगा, ये नेमिंग रिएक्शन के अंदर आता है। इन दिस रिएक्शन एसिड क्लोराइड आर कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बाय द कैटालाइटिक रिडक्शन। देखो बच्चों इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये जो एसिड क्लोराइड हमने यूज किया, ठीक है, दिख रहा है ना, एसिड क्लोराइड को हमने यहाँ पे प्लेटिनम या BSO4 के प्रेजेंस में कैटालाइटिक रिडक्शन किया। रिडक्शन करने के बाद हमने इसमें हाइड्रोजन गैस को रिडक्शन कैसे किया है, किसके द्वारा, तो हाइड्रोजन गैस को पास करा के किया, हॉट सोल्यूशन ऑफ एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और BSO4। तो आपको यहाँ पर देख रहे हो ये कंपाउंड मिल रहा है, ये कौन सा कंपाउंड है, देखो एल्डिहाइड है ना, RCHO,
RCHO, देखो ये CHO ग्रुप मिल रहा है यहाँ पे। तो हमने एक एग्जाम्पल के रूप में ले लिया एसिटाइल क्लोराइड को, हमने हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन गैसेस में पास कराया किसके प्रेजेंस में, प्लेटिनम और BSO4 के प्रेजेंस में, तो देखो एसिटाल्डिहाइड बना। तो यहाँ रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन में आपने देखा ना कि एसाइल क्लोराइड को हमने रिडक्शन करा के हमने एल्डिहाइड को गेन किया, ठीक है। दूसरा देखो फ्राइडल क्राफ्ट में क्या आ रहा है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में देखो कि बेंजीन और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है, दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड, वो जो है एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, और बेंजीन बना रहे हैं। देखो एल्काइल बेंजीन बना रहे हैं, सॉरी ये टोलुइन है ना, हाँ एल्काइल बेंजीन बना रहे हैं। ये बेंजीन जो है दूसरे एल्काइल हैलाइड के साथ किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एल्काइल बेंजीन बनाए। तो ये रिएक्शन को हम लोगों ने नाम क्या दिया, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। हम लोगों ने नाम नहीं दिया, ये नेमिंग रिएक्शन के अंदर आया है, हमें इस नेम से याद रखना है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से, कि जब भी बेंजीन या दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड को आप एल्काइल हैलाइड के साथ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो एल्काइल बेंजीन बनेगा। इसके बाद देखो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बच्चों अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग दो मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं एल्डिहाइड का, कीटोन का, जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। देखो कार्बन के बगल में जो कार्बन है, डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन, इसमें हाइड्रोजन अवेलेबल है ना, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं जिसके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट अल्कली अंडर गो कंडेंसेशन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको अल्डोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको केटोल बोलते हैं। यहाँ पे आप देखो मैंने यूज किया है एसिटाल्डिहाइड को, 2 मोल एसिटाल्डिहाइड में यूज कर रहा हूँ ना, 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, एल्डिहाइड का लो या कीटोन का लो। तो हमने यहाँ पहला रिएक्शन में एल्डिहाइड का 2 मोल को लिया है, इससे हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिला, देखो एक अल्डोल मिला है, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल को हमने यहाँ पे देखा है कंपाउंड मिला, और दूसरा इसको हिट किए तो ब्यूटेन 2 इनल मिला। तो देखो 2 यहाँ पे कंपाउंड हमें मिल रहा है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो अच्छा यहाँ पे हमें क्या मिला, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल गया, अल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी केटोल नहीं। इसके बाद देखो दूसरा, आप देखो यहाँ पे कीटोन हमने नीचे में बनाया है एल्डोल कंडेंसेशन में, क्योंकि बोला था कि 2 मोल ऑफ कीटोन को भी ले सकते हैं। तो देखो एसीटोन को मैंने यूज किया है, डाइमिथाइल कीटोन को क्या बोलते हैं, एसीटोन। तो 2 मोल डाइमिथाइल कीटोन दैट इज एसीटोन को BOH का होल टू बेरियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंस में रिएक्शन आपने कराया। तो देखो ये एल्डोल कंडेंसेशन ने क्या दिया, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन दिया, इसको वापस हिट किए, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन देखो यहाँ पे वाटर का निकलना हो रहा है, 4 मिथाइल पेंटेन 3 इन ऑन। तो 2 तरह का आपको कंपाउंड मिलेगा, अल्डोल मिलेगा और कीटोन मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको नेमिंग रिएक्शन याद कर लेना होगा। अभी इसमें तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं आपको सेट का सारा आंसर्स बता रहा हूँ, बट हाँ अभी फिलहाल आपको एक कॉपी बनाना है जिसमें जितना भी नेमिंग रिएक्शन दिया है मॉडल सेट में उसको सबको एक जगह रखते जाओ, याद करते जाओ, और समय मिले तो बुक से इसका पूरा पढ़ो मैकेनिज्म वगैरह कैसे होता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है हाउ विल यू कन्वर्ट। बेंजीन से हमें बच्चों एनिलीन बनाना है, क्लोरोइथेन से प्रोपेन 1 एमाइन बनाना है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना, और एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल। ज्यादातर एमाइन से ही चैप्टर से दे दिया है ना कन्वर्जन इसमें। तो देखो बच्चों बेंजीन से अगर एनिलीन बनाना हो तो बहुत सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि बेंजीन को कॉन्क H2SO4 या कॉन्क HNO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा, और इसको एसन या एसिल के प्रेजेंस में रिएक्ट करके आप एनिलीन बना सकते हो, ठीक है ना। एनिलीन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों करेक्ट है। फिर देखो सेकेंड है क्लोरोइथेन से प्रोपेन 1 एमाइन बनाना है। तो बच्चों क्लोरोइथेन को हम लोग अल्कोहलिक कैसियन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोपेन नाइट्राइल बनेगा, और इसको फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या NaCl2H5OH के प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे तो प्रोपेन 1 एमाइन बनेगा। ओके नेक्स्ट देखो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए सिंपल सा मैंने मेथड यूज किया है यहाँ पर, जिंक Zn या HCl या HCl के प्रेजेंस में एसिडिक कंडीशंस को प्रोवाइड कर दिया तो नाइट्रोबेंजीन से कन्वर्ट हो गया एनिलीन में, ठीक है ना। प्रोसेस पूरा याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट देखो बच्चों
यहाँ पे बोल रहा है बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है। तो बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाने के लिए देखो मैंने ये पाथ को फॉलो किया है। बेंजोइक एसिड को थायोनाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में आप रिएक्ट करोगे तो बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। ये अमोनिया के प्रेजेंस में बेंजीनामाइड बनाएगा, और ये ब्रोमीन या NaOH के प्रेजेंस में, कहने का मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में यहाँ पे करा रहा हूँ, जिससे कि बेंजामाइड से डायरेक्ट जो हमें एनिलीन मिल गया। नेक्स्ट देखो, एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है बच्चों। तो एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल बनाने के लिए हमने क्या किया, एनिलीन को NaNA2 प्लस HCl के प्रेजेंस में 273 से 278 केल्विन पे जब हमने हीट किया तो हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिला। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, ठीक है। और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हमने सेंट मेयर रिएक्शन करा दिया CN या केशियन के प्रेजेंस में, तो बेंजो नाइट्राइल बना। इसको आपने हीट किया तो बेंजोइक एसिड बना, और बेंजोइक एसिड जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या वाटर के प्रेजेंस में जो है बेंजाइल अल्कोहल बना। तो ये पूरा जो है कंप्लीट पाथ है। इसमें आप देखो 3-4 आपको कॉन्सेप्ट मिल गया। एनिलीन से आपका बेंजोनाइट्राइल बनाने का भी मिल गया, बेंजोइक एसिड का भी मिल गया, बेंजाइल अल्कोहल का भी मिल गया। तो कन्वर्जन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा भी हमें सीखने को मिल जाता है कि बीच में बहुत सारे प्रोडक्ट का स्टेप पाथ हमें पता चलता है कि किस प्रोडक्ट से कौन सा प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो आई होप आपको आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों कमेंट करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। चलो वेट करो नेक्स्ट मॉडल सेट के लिए। ओके, थैंक यू।